हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं लेके आ गई हूँ नेक्स्ट चैप्टर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ प्लस ओवरव्यू इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो बेसिकली सीयूईटी के लिए है और बोर्ड्स के लिए भी है, तुम्हें हेल्प करेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो मैं बता दूँ, ये वाली पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लस मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आती रहती है। सो या लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो पहले हम चैप्टर का नाम समझते हैं, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड का मतलब तो हमें पता ही है कि किसी चीज़ का फिनिश होना, ठीक है, किसी सिस्टम हो गया या किसी का ख़त्म हो जाना, ठीक है। और बाइपोलैरिटी जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, बाय और पोलैरिटी। बाय मतलब होता है टू और पोलैरिटी मतलब होता है टू डिफरेंट पोल्स लगा लो, ठीक है। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे टू डिफरेंट कंट्रीज़ की। कौन कौन सी कंट्रीज़? सबको पता है यूएसए और यूएसएसआर। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर चल रहा, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोनों कंट्रीज़ की, यूएसए और यूएसएसआर की, तो जो यूएसए था वो कौन सा ब्लॉक था? ये वेस्टर्न ब्लॉक था, वेस्टर्न ब्लॉक। और यूएसएसआर क्या था? ये ईस्टर्न ब्लॉक था, मतलब इसके पास ईस्ट कंट्रीज थी और यूएसए के पास वेस्ट वाली कंट्रीज थी। यूएसए जो है वो फॉलो करता था कैपिटलिज्म, ठीक है। मतलब जो भी असेट्स हैं या कुछ भी है वो सब किसके हाथ में होंगे? प्राइवेट ओनरशिप एक तरह से। और यूएसएसआर फॉलो करता था सोशलिज्म, ठीक है। ये दोनों कंट्रीज़ की डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के चक्कर में इनके डिफरेंसेस थे। कैसे? मतलब यूएसए कैपिटलिज्म फॉलो करता था और यूएसएसआर सोशलिज्म फॉलो करता था। इस चक्कर में इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे और कोल्ड वॉर का रीज़न भी यही था। अगर हम यूएसए के मिलिट्री अलायंस की बात करें तो वो था नेटो, जो कि फॉर्म हुआ था 1949 में और जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और यूएसएसआर का मिलिट्री अलायंस क्या था? वॉर्सो पैक्ट। कब बना था? 1955 में। और इसका काम क्या था कि नाटो क्या कर रही है उस पर बस नज़र रखना, यही काम था यूएसएसआर की मिलिट्री अलायंस का। तो ये दोनों मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। अभी मैं बस ओवरव्यू दूंगी इस चैप्टर का, जो भी बिल्कुल अगर तुम्हें डीप में समझना हो तो मैंने फुल वीडियो ऑलरेडी पोस्ट करी हुई है, तो तुम वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। तो अगर हम बर्लिन वॉल की बात करें तो ये तोड़ दी थी, मतलब लोगों ने इसको तोड़ा था 9 नवंबर 1989 को, ठीक है। और ये था एक तरह से जो डिफ्रेंसिएशन चल रही थी दोनों यूएसए और यूएसएसआर को ख़त्म करने के लिए था, या फिर ये लगा लो डिसइंटीग्रेशन किसका हुआ था? यूएसएसआर का हुआ था। तो इसकी आइडियोलॉजी का ख़त्म करने का ये वो था कि अब ये डिवीज़न नहीं है, अब ये सारा एक ही हो चुका है, ठीक है। और बर्लिन वॉल बनी कब थी? 1961 में बनी थी। तो हम फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट टॉपिक था हमारा व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। अगर हम इसकी बात करें तो
हम देखिए यूएसएसआर इमर्ज कैसे हुआ था। तो जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था कब 1917 में, किसने कौन लीडर था रशियन रेवोल्यूशन का? लेनिन लीडर थे रशियन रेवोल्यूशन के। ये जब हुआ था तब इमर्ज हुआ था हमारा यूएसएसआर। और ये रशियन रेवोल्यूशन क्या है, लोग कह रहे थे कि हमें कैपिटलिज्म नहीं चाहिए, हमें चाहिए सोशलिज्म चाहिए। तो ये था रशियन रेवोल्यूशन, जिसके बाद ये हमारा यूएसएसआर बना था। और इधर एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि अकाउंटेबल भी थी, अनअकाउंटेबल थी, लोगों को सुनती ही नहीं थी। उनके डिज़ायर जो भी थे लोगों के, वो फुलफिल ही नहीं होते थे, इवन देयर बेसिक नेसेसिटीज़ भी। ठीक है। और सोशलिज़म का मतलब पता ही है कि जो भी सब कुछ जो भी होगा, इकोनॉमी जो होगी या फिर हाँ इकोनॉमी हो गया, कुछ भी अदर चीज़ होगी, वो किसके हाथ में होगी? स्टेट के हाथ में होगी। ठीक है, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल के पास में नहीं होगी। तो यूएसएसआर की कुछ वो भी थी, मैं कीवर्ड्स बता रही हूँ क्या क्या है। मशीनरी प्रोडक्शन अच्छा था, बोलते थे ना पेंसिल कार से सब प्रोड्यूस करता है, वैसे मशीनरी प्रोडक्शन अच्छा था। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती थी। ठीक है, हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर सेक्टर में, जिससे कि इनको फ़ायदा हो रहा था। तीसरा क्या था? द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करती थी स्टेट। ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर बाय स्टेट। और जो भी ये सेट्स था और सब कुछ था, वो कंट्रोल बाय द स्टेट। सेट्स सुविधा controlled and owned by the state. ठीक है, तो ये थी इसकी पॉजिटिव साइड। अब पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव भी देख लेते हैं। ये जो नेगेटिव साइड है, ये दोनों में काम करेगी। एक तो ये कि फीचर्स क्या क्या नहीं थे यूएसएसआर के, प्लस रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन, या फिर कॉजेज़ लगा लो डिसइंटीग्रेशन के क्या क्या थे। पहला, अगर हम देखें, गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ब्यूरोक्रेटिक थी और अथॉरिटेरियन थी। अथॉरिटेरियन एंड ब्यूरोक्रेटिक, जिससे कि लोगों की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती। दूसरा, लैक ऑफ डेमोक्रेसी था, प्लस फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को अपना कुछ भी अपना व्यूज़ वगैरह एक्सप्रेस करने होते थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो जोक्स या कार्टून्स के थ्रू करती थी। ठीक है। थर्ड, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो अनअकाउंटेबल थी, जिससे कि लोगों की लाइफ फिर से डिफ़िकल्ट हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट जो था इकोनॉमी में लगा लो कि इकोनॉमी में अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिक बर्डन हो गया था लोगों, मतलब स्टेट के ऊपर। ये लाइन क्यों आती है? इकोनॉमी में अच्छी नहीं थी। फिफ्थ, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक करती थी वेस्ट से। लैक करती थी वेस्ट से। ठीक है, और जब इन्वेजन हुआ था अफ़गानिस्तान का 1979 में, तो उस चक्कर में भी इकोनॉमिक सोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ हुए थे और लोगों का फिर दिक्कत हुई थी, मतलब। ठीक है, मतलब शॉर्टेजेस हो गए थे कंज्यूमर गुड्स के। और बस यही है। उसके बाद हमारा है मिखाइल गोर्बाचेव। कान को ये रहा। तो ये थे जनरल सेक्रेटरी थे ना कम्युनिस्ट पार्टी के, कब?
5 में। तो इन्होंने रिफॉर्म्स बोले कुछ कि हम ये रिफॉर्म्स लाते हैं और यूएसएसआर को अच्छा करते हैं। तो सबसे पहले क्या था रिफॉर्म कि जो भी यूएसए में हो रहा है या जो भी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस हो रहे हैं यूएसए में या कुछ भी हो रहा है वो यूएसएसआर को पता लगना चाहिए। ठीक है, पहला ये बोला। दूसरा ये बोला कि रिलेशंस अच्छे कर लो, किसके साथ? वेस्ट के साथ रिलेशंस अच्छे कर लो। ठीक है जी। तीसरा इन्होंने क्या बोला डेमोक्रेटाइज कर दो, किसको? सोवियत यूनियन को, मतलब डेमोक्रेसी ले आओ। ठीक है, ये 3 रिफॉर्म्स उन्होंने बोले थे। किसने? मिखाइल गोर्बाचेव ने। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया अगेंस्ट हिम, जिसकी वजह से इनका जो भी सपोर्ट था या जो भी था इनके रिफॉर्म्स वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। प्लस इन्होंने 2 पॉलिसीज़ भी बोली थी। कौन कौन सी? ग्लासनोस्ट और पेरिस ट्रॉयका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग और ग्लासनोस्ट मतलब ओपननेस, कि मतलब ओपननेस लानी है हमारे इसमें सिस्टम में, प्लस रीस्ट्रक्चर करना है सिस्टम को। ठीक है, उसके बाद इनकी बात नहीं मानी, इनके खिलाफ क्या हो गया था, रिवॉल्ट वगैरह करने लगे थे। तो हमारे बोरिस येल्टसिन आए थे, जो कि एक बार रशिया में जीते थे इलेक्शन और लोग मतलब इनको बहुत मानते थे। तो इन्होंने लाया कि हम ये करेंगे। तो काफ़ी तो इन्होंने लाया कि हम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे। इनकी बात सब मानते थे क्योंकि इन्होंने इलेक्शन जीते थे और इनकी बहुत अच्छी छवि थी। तो इनके अंडर, इनके साथ लगा लो, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने मिलकर डिक्लेयर कर दिया था कि यूएसएसआर जो है वो डिसबैंडेड हो गया है। प्लस जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो भी बैंड कर दी गई है और अब कैपिटलिज्म प्लस डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा जाएगा। ठीक है, क्या कहा? रशिया, यूक्रेन, बेलारूस के साथ यूएसएसआर डिसबैंड हो गया है। ठीक है, प्लस कम्युनिस्ट पार्टी भी बैन हो गई है और कैपिटल और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया गया। ये कब बोला गया था? 1991 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, तो CIS बनाया गया। CIS मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दिया गया था। प्लस रशिया को सक्सेसर बना दिया गया था, सक्सेसर ऑफ द यूएसएसआर। और बोला था कि रशिया ने बोला था कि जो भी ट्रीटीज़ है, जो भी कुछ भी है कमिटमेंट्स हैं यूएसएसआर की, वो मैं अपनी तरफ लेता हूँ। प्लस और UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीट थी यूएसएसआर की वो भी मैं अपनी तरफ लेता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा डिसइंटीग्रेशन वाला। उसके बाद टॉपिक आता था व्हाई डिड यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट। मैंने ये रीजंस बताए दिए। नेक्स्ट, डिसइंटीग्रेशन तो हो गया, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए ये हम देखेंगे। ठीक है, पहला जो भी कन्फ्रंटेशन था कि कैपिटलिस्ट जीतेगा या सोशलिस्ट जीतेगा, वो अब एक इशू नहीं रहा। अब हमें पता लगे कौन जीत गया, कैपिटलिस्ट जीत गया। ठीक है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस। कि वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम और
नोट। दूसरा क्या था, दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई थी जब एंड हुआ कोल्ड वॉर का, या तो ये यूनिपोलर वर्ल्ड ही रहेगा और यूएसए डोमिनेट करेगा, या तो काफ़ी सारी इंटरनेशनल कंट्रीज़ या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ निकल के आएगी और ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाएगा। तो अभी क्या है ये, मतलब मल्टीपोलर है यूनिपोलर? अभी हमारा रिसेंटली मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ठीक है। जो आईएमएफ थे और जो वर्ल्ड बैंक थे वो एडवाइज़र्स थे किसके कि शिफ्ट करने वाला का, और इन्होंने लोन्स प्रोवाइड करे थे फॉर द ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म, ठीक है। तो उनका भी एक बड़ा रोल अच्छा था। उसके बाद जब एंड हुआ सोवियत ब्लॉक का, यूएसएसआर का एंड हुआ, तो काफ़ी सारी न्यू कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। उसमें से जो बाल्टिक थी और जो ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स थी उनको ईयू ज्वाइन करना था। बाल्टिक कौन कौन सी, एस्टोनिया, लैटविया और लुथेनिया, इसको क्या ज्वाइन करना था, प्लस कुछ ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स को ज्वाइन करना था ईयू, मतलब यूरोपियन यूनियन, प्लस वो नाटो का पार्ट बनना चाहते थे। और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी वो क्या करती थी, एडवांटेज लेना चाहती थी उनके जोग्राफिकल एरिया का, प्लस अच्छे टाइज रखना चाहती थी रशिया के साथ और यूएस के साथ भी, ठीक है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक क्या करा उन्होंने, जोग्राफिकल एरिया का एडवांटेज प्लस टाइज विद वेस्ट, कि उनके साथ अच्छे वो भी रहे, वेस्ट प्लस रशिया दोनों के साथ, ठीक है। तो न्यू प्लेयर्स आए, न्यू कंट्रीज़ आए, अपनी उनकी खुद की आइडेंटिटी थी, खुद का इंटरेस्ट था, खुद की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज थी या कुछ भी था, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, शॉक थेरेपी। चैप्टर बहुत बड़ा है, इसका ओवरव्यू इतना बड़ा हो गया। शॉक थेरेपी क्या है, जो ट्रांजिशन था किससे, अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से टू दी कैपिटलिस्ट सिस्टम, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, इसको हम कहते हैं शॉक थेरेपी। किसने इन्फ्लुएंस करा था, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने इन्फ्लुएंस करा था ये ट्रांजिशन। अब शॉक थेरेपी के फीचर्स क्या है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, ऑफ कोर्स कैपिटलिस्ट सिस्टम का मतलब ही प्राइवेटाइजेशन है। दूसरा, ट्रेड लाया जाएगा, ठीक है, प्लस एफडीआई, मतलब कोई भी कंट्री आके इन्वेस्ट कर सकती है कंट्री में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तीसरा, अपने एक दूसरे के साथ ही ट्रेड नहीं करना, वेस्ट के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। चौथा, और जो भी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स थी वो लीडर बनेंगी, प्लस जो वो कंट्रोल भी करेगी और गाइड भी करेगी स्टेट को, ठीक है। वही वेस्टर्न कैपिटलिस्ट लीडर्स विल गाइड एंड वो, प्लस ओपननेस आया फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ओपनिंग एंड डीरेगुलेशन, ये सब ये फीचर्स थे शॉक थेरेपी के। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, तो इकोनॉमिक में बात करें तो इकनॉमीज़ बहुत ख़राब हुई थी, इट ब्रॉट रूइन टू द इकनॉमीज़, क्योंकि एक पूरा सिस्टम ही बदलना इज़ सो डिफ़िकल्ट, राइट।
और उसको वो करना। तो रशिया जो था इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छा था, तो उसकी जो 90% इंडस्ट्रीज़ वर पुट अप फॉर सेल, बेचने के लिए निकाल दी गई थी। प्लस लार्जेस्ट 11 सेल, जिसमें जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज़ थी से वैल्यूएबल कंपनीज या वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज़ को उनको अंडर वैल्यू करके बेचा जा रहा था, ठीक है। और जो कलेक्टिव फार्म सिस्टम था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, जिससे कि ना ही फूड सिक्योरिटी नहीं, और फूड सिक्योरिटी नहीं थी तो फूड इंपोर्ट्स आ रहे थे तो फिर पैसे देने थे तो वो थे ही नहीं, इस चक्कर में भी इकोनॉमिक बर्डन हो रहा था। और जो रियल जीडीपी था किसका, रशिया का, वो डिक्लाइन हो गया था। मतलब 1999 में कम था, 1989 से 1989 में ज़्यादा था, 1995 में कम था, ठीक है। सोशल पे आता है। पहले सोशल की अगर हम बात करें तो कोई भी सोशल वेलफेयर था नहीं, क्योंकि सब इंडिविजुअल के हाथ में आ गया था, तो कोई सुनता तो था नहीं अब, है ना। जो भी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ जो प्रोवाइड होती थी सोशलिज़म में, अब वो वापसी ले ली गई थी, जिससे कि जो लार्ज सेक्शन है पीपल वो पॉवर्टी में शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि वो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन सब चीज़ों में खर्च कर पाए। और जो अच्छी यूथ था, एक तरह से लगा लो, जिसके पास इंटेलेक्चुअल पावर थी, वो था, दिमाग था, एकेडमिक पावर थी, वो सब डिसइंटीग्रेट हो रहे थे या फिर माइग्रेट हो रहे थे दूसरी कंट्रीज़ में, जो कि ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। माइग्रेशन। नेक्स्ट माफिया इमर्ज हुआ था, जो कि कंट्रोल करता था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी हो रही थी। पॉलिटिकल की बात करें तो जितना इकोनॉमिक पे ध्यान दिया जा रहा था उतना पॉलिटिकल पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन का जो था वो ड्राफ्ट जल्दी में हुआ कि कर दो। जो सेंट्रल एशिया में प्रेसिडेंट थे उनके पास ही सारी पावर्स थी और फिर वही अथॉरिटेरियन हो रहे थे। और अगर हम बात करें तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट पहले अपने आप को अपॉइंट करा उन्हें 10 सालों के लिए, फिर दोबारा अपने आप को अपॉइंट कर दिया 10 सालों के लिए, मतलब उन्होंने कोई भी पोजीशन नहीं लाया। प्लस वही गवर्नमेंट हो रही थी तो वो बहुत ज़्यादा एक तरह से वही अथॉरिटी जमा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अभी तक नहीं आया था, जुडिशरी नहीं हुआ था। ये सिर्फ मैं बुलेट्स बता रही हूँ, मेन अगर तुम्हें पूरा देखना है तो वीडियो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बता देती हूँ। अगर अब ये सारे तो कॉन्सिक्वेंसेस थे कि कैसे वो डिक्लाइन में जा रहा था रशिया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही थी। अब रिवाइवल भी हुआ होगा कि कैसे वो बढ़ी। आज के टाइम पे देखें तो रशिया इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट। 2000 में 10 ईयर्स बाद इंडिपेंडेंस के रशिया रिवाइव होना स्टार्ट हुई। कैसे? उसने एक्सपोर्ट करा नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे ऑयल हो गया, गैस में हो गया, मिनरल्स हो गए, इस सब को एक्सपोर्ट करना चालू करा, जिससे कि पैसे आते थे, नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा, जैसे रिपब्लिक जैसे कि अज़रबैजान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया और तुर्कमेनिस्तान हो गया, वो ऑयल और गैस के प्रोड्यूसर्स बन गए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑयल पाइपलाइंस को क्या करा, दूसरी कंट्रीज़ में भेजा गया और फिर उसका रेंट ले लिया गया। और नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग को रीस्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये था शॉक थेरेपी। उसके बाद टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वाले टॉपिक में तो जो रशिया के 2 रिपब्लिक्स थे, कौन से, चेचन्या और दागिस्तान, उनके वहाँ वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट हो रहे थे। सेसेशनिस्ट मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस, कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए।
ये टेंशन थी। दूसरा, ताजिकिस्तान जो है उधर सिविल वॉर चली थी 10 सालों के लिए, और वो एंड हुई थी कब? 2001 में। नेक्स्ट, जॉर्जिया के जो 2 रिपब्लिक्स हैं या फिर 2 प्रोविंसेस हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंस डिमांड करी, जिसकी वजह से वही सिविल वॉर हुआ। फिर चेकोस्लोवाकिया जो था वो 2 देश में हो गया था, अलग हो गए थे, ये इंडिपेंडेंट हो गए थे, बट ये बहुत साइलेंटली हुए थे, पीसफुली हुए थे, इनके यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। और जो बाल्कन रिपब्लिक्स हैं यूगोस्लाविया, जैसे क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना जो भी है, वहाँ पे एथनिक सर्ब्स अपोज्ड हो रहे थे, और नेटो ने इन सब चीज़ों में इंटरवेन करा, बॉम्बिंग कर दी यूगोस्लाविया में, जिसमें लास्ट में क्या हो गई? वही लड़ाई हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिलेशंस वाला टॉपिक। इंडो और रशिया के रिलेशंस दोनों अच्छे थे। ठीक है, दोनों के रिलेशंस अच्छे थे। इवन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी साइन हुआ है दोनों के बीच में। कब? 2001 में, जिसको हम बोल स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट 2001। एग्रीमेंट 2001 में साइन हुआ, और दोनों मल्टी पोलर वर्ल्ड का विजन शेयर करते थे। अगर हम इंडिया का देखें कि इंडिया को रशिया से कैसे बेनिफिट होता है, तो जैसे टेररिज्म वाले मैटर में हो गया, या फिर कश्मीर वाले मैटर में हो गया, इन सब चीज़ों में रशिया से इंडिया को हेल्प मिलती है। और अगर रशिया को कैसे बेनिफिट होता है इंडिया से, तो रशिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट आर्म प्रोड्यूसर है। तो जो भी मिलिट्री का प्रोडक्ट्स आते हैं, जो भी आर्म वो बनाने के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सब रशिया से आते हैं, जिससे कि उनको इकोनॉमी में हेल्प मिलती है। सेकंड, इंडिया ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, तो जो भी ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, तो जो मतलब रशिया से ही ऑयल आता है, जिससे वही रशिया को दोबारा इकोनॉमिकली हेल्प होती है। और एनर्जी इंपोर्ट्स भी इंडिया इंक्रीज़ करने के लिए कर रहा है। कहाँ से? कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से। ठीक है, जिससे कि फिर से इकोनॉमिकली हेल्प मिलेगी। प्लस उन्होंने साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे भी काफ़ी बार बातचीत करी हुई है। तो ये था हमारा ओवरव्यू इस चैप्टर का, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो first question, the collapse of Eastern Europe in dash and USSR in dash led to emergence of the transitory economies. ईस्टर्न यूरोप का कोलैप्स कब हुआ? ईस्टर्न यूरोप मतलब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? बर्लिन वॉल वाले की, जो जब कोलैप्स हुआ था तब, प्लस जब यूएसएसआर डिसबैंडेड हो गया था। तो एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस। हमें पूरे चैप्टर में मेन पॉइंट क्या है? यूएसएसआर कब डिसइंटीग्रेट हुआ? कब हुआ था? 1991 में। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं 1990 पॉइंट के। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शंस पहले ही एलिमिनेट हो गए, ये तो नहीं हो सकते। अब 1988 और 1991, अब बर्लिन वॉल पहले गिरी थी, तभी डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके बाद, है ना? तो 1997 तो नहीं हो सकता आंसर। कब होगा? 1989 में बर्लिन वॉल को गिराया था, और 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ था। ठीक है, कमेंट में लिखना आंसर, मैं पॉज लूँगी 2-3 सेकेंड का, फिर नीचे लिखना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन? मिखाइल गॉर्बाचेव, लेनिन, निकिता क्रुश्चेव या जोसेफ स्टालिन? आंसर लिखो फटाफट। लिख लिया? वेरी गुड। तो लेनिन तो नहीं हो सकते, निकिता क्रुश्चेव भी नहीं हो सकते, स्टालिन भी नहीं हो सकते, मिखाइल गॉर्बाचेव हो सकते हैं। तो मिखाइल गॉर्बाचेव इज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसएसआर। नेक्स्ट, व्हेन डिड सोवियत यूनियन कोलैप्स? लिख लिया आंसर? अभी हमने पढ़ा था 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट या फिर कोलैप्स होता है।
द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917 वॉज लेड बाय मिखाइल गोर्बाचेव? नहीं, ये तो बाद में आए थे, ये तो 1985 में आए थे। खुरुशेव? जी नहीं, ये भी नहीं। स्टालिन? ये भी नहीं। क्या बचे? लेनिन ने लेड करा था 1917 का जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। क्या था इसमें? कैपिटलिज्म हटाया जाए और सोशलिज्म लाया जाए, मतलब उनके साथ थे सोशलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? करेक्ट कौन से स्टेटमेंट है अबाउट द सोवियत यूनियन पॉलिटिकल सिस्टम? सॉरी। फर्स्ट, द कम्युनिस्ट पार्टी अलाउड मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज टू एग्जिस्ट। नहीं, अभी तो हमने पढ़ा कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही थी, है ना, और वही रूल करती थी, कोई भी पोजीशन अलाउड नहीं था। तो नहीं, ये तो नहीं हो सकता आंसर। द पॉलिटिकल सिस्टम वॉज ओपन एंड डेमोक्रेटिक। नहीं, कौन सा था बताओ? सोशलिज्म था, फॉलो करते थे। और डेमोक्रेटिक कौन फॉलो करता था? यूएसए। तो ये भी नहीं है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशंस। ये अभी तक सही लग रहा है। नेक्स्ट, द सोवियत यूनियन वॉज गवर्न बाय कोलिजन ऑफ नो। अभी कोई पार्टी अलाउड थी नहीं, तो कोलिजन भी कैसे होता? तो आंसर सी इज करेक्ट, दैट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन had tight control over all institutions. Next, which one of the following was not a consequence of disintegration of the USSR? कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर? मैनी न्यू स्टेट्स एमर्ज, ये तो हुआ था, वो डिसइंटीग्रेट होता। रशिया एमर्ज एज ए न्यू सुपर पावर, पता नहीं। पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, यस। द कैपिटल सिस्टम एमर्ज एज अ विनर, यस। तो बचा के ये रशिया एमर्ज एज ए न्यू सुपर पावर नहीं हुआ था। सुपर पावर एक तभी थे यूएसएसआर, लेकिन एमर्ज नहीं हुआ था, बल्कि शॉर्ट थेरेपी आई थी, उसके भी कॉन्सिक्वेंस हुए थे। इवन व्हेन 2000 में इसका रिवाइवल स्टार्ट हुआ था, तो रशिया सुपर पावर एज एमर्ज नहीं हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन? अभी हमने पढ़े थे, कौन सा है इनमें से? द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस, द राइज ऑफ मिलिट्री अलायंसेस इन ईस्टर्न यूरोप, द रिटर्न ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप, द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वार्सो पैक्ट। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये हुआ था। क्या था कि सोशलिज्म बीट कर पाएगा कैपिटलिज्म को या नहीं, अब वो इशू नहीं था, ठीक है। When did socialist revolution take place? ये क्या है? ये उधर जाना था, ये उधर जाना। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन अभी हमने पढ़ा था 1917 में। Who controlled the economy in the Soviet state? अब तुम इसमें वो हो गए कंफ्यूज। इसका सही आंसर है स्टेट। अगर तुम देखोगे व्हाट वाज सोवियत सिस्टम वाले टॉपिक में, उसमें करेक्टली लिखा हुआ है कि इकोनॉमी जो थी वो कंट्रोल और प्लान करेगी स्टेट, ना कि गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, हु कंट्रोल द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? कब हुई थी? 1939 to 45। किसने? यूएसएसआर। इंडिया तो यूएसए किसका पार्ट था? वेस्ट का, ठीक है। फिर व्हाट वाज द मिलिट्री अलायंस दैट हेल्ड बाय द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज टुगेदर? अभी हमने पढ़ा था नाटो किसका है? यूएसए का है। यूएसए किसका पार्ट था? वेस्टर्न का। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ईस्टर्न पूछ रहा है। ईस्टर्न मतलब रशिया वाला, यूएसएसआर वाला कौन सा था? वॉर्स पैक्ट। सबकी स्पेलिंग गलत है आज। Who was the general secretary? ये खा गए थे। Who was the general secretary of the Communist Party of the USSR in 1985? येल्टसिन? नहीं, ये तो 1991 में आए थे।
ये भी नहीं है, नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो मिखाइल हो सकता है, मतलब इस वाले उसमें नहीं है, मिखाइल गॉर्बाचेव। हु एमर्ज एज अ नेशनल हीरो इन अपोजिंग द कूप? बोरिस येल्सिन, 1991। इनके खिलाफ तो हो ही रहा था, है ना। अंबेडकर जी इंडिया के हैं, तो इंडिया का तो इधर कहीं बात ही नहीं हो, तो वो तो नहीं आ सकते। नेक्स्ट, व्हाई डिड द सोवियत इकोनॉमी स्टैग्नेट इन द लेट 1970s? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, हेवी एक्सपेंडिशन ऑन द आर्म्स रेंज एंड यस, जब यूएसएसआर वाले ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे आर्म्स रेस पर, सैटेलाइट स्टेट्स पे, इस चक्कर में इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। किसके ऊपर? यूएसएसआर के ऊपर। नेक्स्ट, हु टुक ओवर एज द ओनली स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस? यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के बाद किसने कौन चुना था एज अ सक्सेसर? रशिया। Which country in Central Asia witnessed a civil war that went on for 10 years? अभी मैंने पढ़ाया था कि 10 सालों तक किसकी वॉर चली थी? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान या फिर उज़्बेकिस्तान? बताओ। किसकी वॉर चली थी? ताजिकिस्तान की। कब ख़त्म हुई थी? 2001 में। CIS की फुल फॉर्म क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। Which of the following is not one of the three major republics of the USSR which first declared that the Soviet Union was disbanding? बोरिस येल्सिन के साथ कौन से 3 रिपब्लिक्स ने मिलकर डिक्लेयर करा था कि जो सोवियत यूनियन है वो डिसबैंडेड हो गया है? रशिया, यूक्रेन, हाँ इसने भी करा था। बेलारस, हाँ। बचा क्या? चेचन्या ने नहीं था, इसने डिक्लेयर नहीं करा था, तो दिस इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज ऑफ पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट? अभी बताया था मैंने, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। सो यस, हियर इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मैंने इसमें पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दिया, प्लस MCQ क्वेश्चंस कवर करें जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे, और होप करती हूँ आपके सारे क्वेश्चंस बने होंगे, और अगर नहीं बने तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोबारा NCERT बुक उठा लो, पढ़ लो दोबारा, कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ने में, और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। तो या, और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है इस चैप्टर में तो मैंने लॉन्ग वीडियो इसकी ऑलरेडी डाली हुई है, सो या चेक कर लो इसको। सो ओके, सो थैंक यू फॉर लविंग।